नमस्कार, इतना स्वदेश पर आपका स्वागत है। मैं हूं मनीष गिरी और मैं आज फिर से एक आपके लिए स्पेशल शो लेके आया हूं। जनरली फ्राइडे को, हर फ्राइडे शुक्रवार को जो है मैं 12:30 बजे आपके लिए एक दिलचस्प शो लेके आता हूं। कभी मैं टमाटर से सस्ते शेयर बताता हूं, तो कभी आपको सस्ते में मिड कैप शेयर बताता हूं। मेरा मकसद ये होता है, और इतना स्वदेश का हमेशा ये मकसद है कि इस बाज़ार में जब हज़ारों शेयर लिस्टेड है, तो वैसे कुछ शेयर मैं चुन के लेके आऊँ जो जिसपे नज़र कई बार नहीं होती है, तो कई बार हम भूल भी जाते हैं और उन शेयरों में पैसा बनता है। फिर आपको एक दिन रियलाइज़ होता है या पता चलता है, अरे यार, इस शेयर में तो बीते 6 महीने में एक अच्छा रिटर्न देखने को मिला, मैं कैसे चूक गया। इसी कड़ी में आज जो मैं एक शो लेके आया हूँ वो है 25 का परचम। शो की सबसे बड़ी खासियत क्या है कि मेरे हाथ में अभी जो है 25 रुपये हैं और सामान्य तौर पे आज रोज़मर्रा के हिसाब से आप देखें तो 25 रुपये जो है बहुत बड़ी रकम नहीं होती है। ये पैसे आसानी से हम खर्च कर जाते हैं। कह सकते हैं कि अगर आप चाय पीने जाते हैं अपने दोस्तों के साथ, तो 25 रुपये से ज़्यादा पैसे आप खर्च कर जाते हैं। अगर आपको एक बर्गर भी खाना हो तो ये 25 रुपये से ज़्यादा महंगा मिलता है। लेकिन 25 रुपये में कई ऐसे शेयर्स मिलते हैं जिसमें रिटर्न पूरे 1 साल में, 6 महीने में या 3 महीने में भी देखिए इन 25 रुपये से शेयरों में रिटर्न एफडी से ज़्यादा देखने को मिला। सामान्य तौर पे एफडी से 7 से लेकर 8% रिटर्न देखने को मिलता है, लेकिन इस 25 रुपये वाले शेयरों में रिटर्न जो है कह सकते हैं कि 50% से लेकर 60% तक भी मिला है। तो 25 रुपये की कीमत में वो कौन से शेयर हैं जिसमें आपको निवेश करना चाहिए, बात करते हैं 25 के परचम में। और ऐसा कोई खास शो हो और अविनाश सर नहीं जुड़े, ऐसा कभी होता नहीं है। इसीलिए वापस से शो में आज जो हमारे दो कह सकते हैं जानकार हमारी मदद करने वाले हैं, वो अविनाश गोरक्षकर हैं और राघवेंद्र केडिया हैं। इन दोनों से हम समझने की कोशिश करेंगे कि मैं जिन शेयरों के बारे में बात करने वाला हूँ, इन शेयरों में क्या कोई ऐसा शेयर है जिसमें अब मौजूदा स्तर पर खरीदारी करनी चाहिए। अविनाश सर, हमेशा मैं जो है ना आपको मुश्किलों में डालता हूँ। एक समय मैंने आपके साथ शो किया तो मैंने कहा कि टमाटर से सस्ते शेयर बताइए। आज न कल तो टमाटर का भाव नीचे जाएगा, वो भाव नीचे आया, लेकिन शेयर के भाव जहां पे आपने बताया तो वहां से ऊपर है। 25 रुपये का शेयर हम बताने जा रहे हैं, आप इसको लेके क्या सोचते हैं? नहीं, देखिए, मुझे लग रहा है कि मनीष, देखिए, वैल्यू जो होता है शेयर का उसकी कोई अहमियत नहीं होती। मैं समझता हूँ कि प्राइस आपको देखना नहीं है, वैल्यू देखना है। और 25 रुपए का शेयर हो या 2000 रुपए का शेयर हो, अल्टीमेटली मार्केट ग्रोथ के लिए ही ऐसे शेयर्स में पैसा लगाते हैं। और मुझे लग रहा है कि देखिए, ये थीम आपने बहुत अच्छा चुना है, क्योंकि रिटेल निवेशक नॉर्मली लो प्राइस शेयर्स के से ज़्यादा आकर्षित होते हैं। लेकिन यहाँ मैं यही कहूँगा कि अगर 25 रुपए का शेयर आपको लेना है, तो थोड़ा बहुत रिसर्च और थोड़ा बहुत होमवर्क करके ही आपको इन शेयरों में निवेश करना है, क्योंकि अपॉर्च्युनिटीज़ तो काफ़ी है, लेकिन आपका अगर होमवर्क सही रहा, तो आपको अच्छा खासा पैसा ऐसे शेयरों में भी बनने को मिल सकता है। होमवर्क की बात है तो इसके लिए अविनाश का खुद है और हमने भी रिसर्च किया, तमाम शेयर्स हमने निकाले हैं अलग अलग पैमाने पे। एक डिस्क्लेमर के तौर पर मैं आपको बताऊंगा, कोई भी निवेश करने से पहले अपने वित्तीय सलाहकार की राय जरूर लें। आप भी थोड़ा मेहनत करें, थोड़ा पढ़े, तो इससे क्या होगा कि आप भी शेयर बाजार को, इन शेयरों को और आसान तरीके से शुरू करते हैं। तो बिना देरी किए फटाफट शेयरों को आप सिलसिला शुरू करते हैं। जो पहला शेयर है वो है पावर सेक्टर से जुड़ी हुई कंपनी जीएमआर पावर। ये ऐसी कंपनी है जिसमें हमने देखा कि बहुत रिटेल निवेशकों ने जो है का दाव लगाया, उनके पोर्टफोलियो में रहा एक दौर में। इस साल इस शेयर में रिटर्न बहुत ज़्यादा देखने को नहीं मिला, केवल 8% का रिटर्न देखने को मिला। अभी भाव कह सकते हैं 25 रुपये से थोड़ा सा नीचे है, 24 रुपये 95 पैसे का है। अच्छी बात यह है कि कंपनी के जो है पहली तिमाही के नतीजे काफ़ी बेहतर देखने को मिले थे और लगातार स्मार्ट मीटरिंग पे जो सरकार खर्च कर रही है, स्मार्ट मीटर लगाने को लेकर, उसका फ़ायदा माना जा रहा है कि इस कंपनी को होता हुआ दिखेगा। अविनाश सर, जीएमआर पावर के साथ शुरुआत कर रहे हैं, क्या राय है आपकी? देखिए, मुझे लग रहा है कि जैसे आपने कहा कि शॉर्ट टर्म में तो डेफ़िनेटली बहुत अच्छा ट्रैक्शन आपको देखने को मिला है, क्योंकि नतीजे अच्छे हैं, प्लस इनकी ऑर्डर बुक काफ़ी अच्छी है। तो मेरे ख़्याल से देखिए, जिनके पास है वो होल्ड करें। मैं इसको थोड़ा-सा निचले लेवल पे खरीदना चाहूँगा, क्योंकि उसके बाद रिस्क रिवॉर्ड शायद थोड़ा और अच्छा हो। लेकिन नियर टर्म में हमको लग रहा है कि कम से कम 28-30 का एक मीडियम टर्म टारगेट आपको मिल सकता है। हालाँकि ये छोटा प्राइस शेयर है, तो बड़ी क्वांटिटी में शेयर इन्वेस्टर्स खरीद सकते हैं। लेकिन अगर 22-23 रुपए तक आता है, तो मेरे ख्याल से अच्छी खासी रिटर्न्स मिलेंगे, तो यहाँ पे होल्ड करने की राय रहेगी मेरी। होल्ड करने की राय होगी, जीएमआर पावर में और अच्छी मजबूती देखने को मिल सकते हैं। राघवेंद्र, जीएमआर पावर और पावर देगा? गुड आफ्टरनून मनीष जी। गुड हमें आफ्टरनून। लगता है जीएमआर पावर ओवरऑल अपना डेट रिडक्शन काफी अच्छे से कर रहा है और इसका जो दूसरा ग्रुप कंपनी है जीएमआर इंफ्रा एयरपोर्ट्स, उसमें भी काफी बड़ा अपटिक आया है, मैनेजमेंट का बाइंग है।
तो इस प्राइस पर अगर आप जीएमआर पावर एंड अर्बन इंफ्रा लेते हैं तो एक 40% का अपसाइड मिल सकता है। इसका टारगेट 35 रुपए का आता है। तो ये स्टॉक अपने पोर्टफोलियो में रखिए। थोड़ा संयम ज्यादा रखना पड़ेगा क्योंकि हाई बीटा स्टॉक है, बट अगर आप 1 साल की अवधि के लिए रखते हैं तो इसमें 40% अपसाइड मिल सकता है। 35 रुपए का टारगेट आएगा जीएमआर पावर पर। 25 रुपये का जो पहला शेयर है, जो मेरे हाथ में 25 रुपये है, इस 25 रुपये से कम का जो शेयर होगा पहला जीएमआर पावर होगा, इस पे राघवेंद्र को लगता है मजबूती देखने को मिल सकती है। 35 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। और अविनाश सर कह रहे हैं कि थोड़ा नीचे आता है तो खरीदारी करके चल सकता है। अगर पास है तो होल्ड कीजिए, वो भी 28 से 30 रुपये तक का टारगेट मान कर चलना है। अब मैं जिस शेयर की बात करने वाला हूँ, उस शेयर में इस साल 1, 2 या 10 या 20% रिटर्न नहीं मिला है। इस साल अब तक जो है करीब 130% का रिटर्न देखने को मिला है। ये शेयर है सुज़लॉन, एक ऐसा शेयर जो कह सकते हैं कि जो ट्रेडर्स होते हैं वो काफ़ी पसंद करते हैं, और कई ऐसे रिटेल निवेशक भी हैं जो छोटे शेयर में पसंद करते हैं। उनके पोर्टफोलियो में सुज़लॉन जरूर होता है। इस साल बम रिटर्न दिया, शानदार रिटर्न दिया है। अविनाश सर, कई सारे पॉजिटिव ट्रिगर्स आए हैं जिसकी वजह से हमने देखा कि हुआ कुछ बड़े ऑर्डर्स भी मिले, उसका फायदा होता हुआ दिखा। क्या इस तेजी के बाद इस शेयर में इस साल के लिए बने रहना चाहिए? सुज़लॉन में किसी को नई खरीदारी करनी चाहिए या निकलने की आप सलाह देंगे? नहीं, देखिए मुझे लग रहा है कि विंड एनर्जी सेक्टर में बहुत सारे चेंजेस आ चुके हैं और सुज़लॉन एक काफ़ी बड़ा प्लेयर है। सबसे बड़ी बात, सुज़लॉन का जो कर्जा है वो काफ़ी सिग्निफिकेंटली कम हो चुका है। अभी जो इन्होंने हाल ही में प्रेफ़रेंशियल इश्यू किया, यहाँ पे एक अच्छी बात थी कि बड़े निवेशक जैसे परम कैपिटल, काफ़ी बड़े एचएनआईज़ यहाँ पे एंटर कर चुके हैं। सबसे बड़ी बात, कंपनी के पास अभी ऑर्डर बुक कम से कम नेक्स्ट 12 टू 15 मंथ्स की है। अभी एग्जीक्यूशन का समय है। तो मुझे लग रहा है कि अगर सुज़लॉन ये ऑर्डर्स बहुत ही तेज़ी से एग्जीक्यूट करती है, तो मेरे ख्याल से स्टॉक में री-रेटिंग आने की और भी संभावना है। मैं समझता हूँ कि अभी कुछ 24-25 रुपया है। अगर सही सब कुछ ठीक चला तो करीबन 34-35 का भी टारगेट प्राइस मिलेगा। लेकिन मुझे लग रहा है कि यहाँ पे भी मैं यही कहूँगा, 8 रुपए से ये शेयर जो 25 रुपया हो चुका है, तो ऑलमोस्ट 300 रुपए का रिटर्न हमने देखा है। पिछली बार जब कंपनी ने राइट्स इश्यू किया था तभी डिस्काउंट में किया था, तो थोड़ा-सा अगर करेक्शन यहाँ पे मिलता है, तो मार्जिन ऑफ सेफ्टी इन्वेस्टर्स के लिए काफ़ी अच्छी रहेगी। तो डेफिनिटली बाय ऑन डिक्लाइन वाला काउंटर है। खरीदने का अगर मन किसी ने बनाया इस प्राइस पे, तो कम से कम 12-15 महीने का टाइम फ्रेम रखिए। 34-35 लुक्स टू बी वेरी मच पॉसिबल बेस्ड ऑन द डेटा पॉइंट्स। पास हैं तो होल्ड करके चल सकते हैं। तेजी देखने को मिल सकती है। 34-35 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। नई खरीदारी करना चाहते हैं तो थोड़ा सा आपको नीचे आने का इंतजार कीजिए। नजरिया आपको थोड़ा इसमें लंबा रखना होगा। राघवेंद्र, क्या राय होगी सुज़लॉन पे आपकी? सुज़लॉन में जो कंसर्न्स थे 2 साल पहले, वो काफी कंसर्न्स अभी क्लियर कर दिए हैं। मैनेजमेंट ने अभी फंड रेज किया है और वो काफी सक्सेसफुल रहा है। इससे मालूम पड़ता है कि जो एपेटाइट फॉर द स्टॉक है वो बरकरार है। डेट रिडक्शन में भी मैनेजमेंट ने थोड़े स्ट्रक्चरल चेंजेस किए हैं, और ओवरऑल एक जो थीम आई है, पावर थीम और रिन्यूएबल एनर्जी थीम, उसमें सुज़लॉन एक बड़ा बेनिफिशियरी रहेगा। तो एक सेक्टोरल, एक स्ट्रक्चरल, एक थीमेटिक स्टोरी सुज़लॉन को हेल्प करेगी। हमें लगता है प्राइस करेक्शन होता है तो बहुत अच्छा है, बट अगर आप लंबी अवधि के लिए ले रहे हैं तो ये प्राइस पे भी ले सकते हैं। यहाँ पर भी आप लेते हैं और 1 साल की अवधि के लिए रुकते हैं तो 50% अपसाइड मिल सकता है। 50% अपसाइड एक 37-38 37-38 रुपीज का टारगेट पॉसिबल है सुज़लॉन एनर्जी में, इस लेवल पर बाय करके 1 साल की अवधि के लिए। तो सुज़लॉन में यहाँ से और मजबूती देखने को मिल सकती है। अविनाश और राघवेंद्र दोनों मान के चल रहे हैं कि 35 से 37 तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अगर आपके पास है तो होल्ड करके चलिए इस शेयर पर आते हुए। अब थोड़ा मुद्दे को बदलते हैं। वैसे पावर सेक्टर से जुड़ी एक अच्छी खबर ये भी आपको मैं बता सकता हूँ कि G20 की बैठक सितंबर में होने वाली है। उस बैठक में कहा जा रहा है कि रिन्यूएबल एनर्जी को लेकर कुछ बड़े अनाउंसमेंट हो सकते हैं, तो पूरे सेक्टर में बस देखने को मिल सकता है उस समय भी। अब थोड़ा मुद्दे को बदलते हैं। अब एक सेक्टर से दूसरे सेक्टर पर जाते हैं। पावर के बाद बात करते हैं, अब कुछ मीठा हो जाए, चीनी शेयरों की। बजाज हिंदुस्तान, सामान्य तौर पे हमने देखा कि चीनी शेयरों का जो है साइकिल के हिसाब से चलते हैं, उसके बाद जो है रिटर्न कई बार नेगेटिव भी देखने को मिलता है। लेकिन बजाज हिंदुस्तान इस साल अच्छा रिटर्न दिया, करीब 37% का रिटर्न दिया है। शेयर 25 रुपये के नीचे ट्रेड कर रहा है, और कंपनी के जो है इस तिमाही में जो है मुनाफा देखे उसमें एक अच्छा ग्रोथ देखने को मिला था। अविनाश सर, बजाज हिंदुस्तान क्या आपको पसंद आता है? देखिए, बजाज हिंदुस्तान में बहुत समय के बाद एक अप ट्रेंड आपको देखने को मिला है। हालाँकि देखिए ये अर्लियर कर्जा के कारण थोड़ा-सा अंडर परफ़ॉर्म कर रहा था। मेरे ख़्याल से यहाँ पे भी मैं यही कहूँगा कि फ्रेश खरीदारी लोअर लेवल पे करिए, क्योंकि ऐसे स्टॉक्स में ऑलरेडी हमने 150-200% की अपसाइड देखी है। जभी भी निवेशक ऐसे स्टॉक्स खरीदता है तो आपको बिगिनिंग ऑफ द साइकिल पे यहाँ पे अगर आप एंट्री करें तो आपको मुनाफ़ा ज़्यादा होता है।
तो करंट प्राइस पे होल्ड करिए। अगर हो थोड़ा सा स्टॉक करेक्ट होता है कोई भी कारण से, तो यहाँ पे फिर खरीदने के मौके बनेंगे। यहाँ पे भी मैं यही कहूँगा कि करीबन 28-30 का एक पहला टारगेट रहेगा, बट यहाँ पे रिस्क रिवॉर्ड तब अच्छा बनेगा जब आप निचले लेवल पे थोड़ा सा खरीदोगे, तब एंट्री लेवल आपके लिए अच्छा पैसा बना के देगी। करंटली जिन्होंने खरीदा है उनको होल्ड करने की रहेगी। जिनके पास है वो शेयर को होल्ड करके चल सकते हैं, 28-30 तक का देखने को मिल सकता है। और तीनों स्टॉक जिसकी चर्चा हुई, चाहे जीएमआर हो, सुजलॉन हो या बजाज हिंदुस्तान हो, अविनाश सर ने तीनों में कहा होल्ड कीजिए और गिरावट पे उन्होंने खरीदारी करने की सलाह दी है। राघवेंद्र, बजाज हिंदुस्तान पे आपका क्या नजरिया? ओवरऑल मनीष जी, गवर्नमेंट का एक काफी बड़ा थ्रस्ट रहा है फ्यूल इंपोर्ट कम करने का और पोल्यूशन कार्बन एमिशन कम करने का, और इसके चलते एक बहुत बड़ा गवर्नमेंट का बूस्ट आ रहा है इथेनॉल ब्लेंडिंग इन फ्यूल को लेकर। तो इसमें एक शुगर कंपनी जो इथेनॉल मैन्युफैक्चर करती है, उनका बाय प्रोडक्ट है, उसको बहुत बड़ा एडवांटेज मिलेगा। तो एक इथेनॉल ब्लेंडिंग वाइज जो गवर्नमेंट का टारगेट है, उससे शुगर कंपनीज पॉजिटिव रहेगी। बट हाँ, ये स्टॉक काफी बढ़ गया है। अगर आपको यहाँ से अगर 21 के प्राइस पर मिलता है, थोड़ा करेक्शन पे मिलता है, तो इसको बाय कर सकते हैं। एक 26-27 का टारगेट पॉसिबल है, बट ये टू फास्ट जो हुआ था, तो इस लेवल पर हम फ्रेश बाइंग को एनकरेज नहीं करेंगे। बट यस, इट इज अ बाय ऑन डिप फॉर अ टारगेट ऑफ 27 ऑन बजाज हिंदुस्तान शुगर। करने की सलाह अगर आपके पास है तो होल्ड करके चल सकते हैं 26 रुपये के लक्ष्य के साथ। अविनाश सभी मान रहे हैं कि गिरावट में खरीदारी करनी चाहिए। अभी एक साथ मैं 3 शेयर की बात करूंगा, तीनों चूंकि एक सेक्टर की कंपनियां हैं तो एक साथ लेना बेहतर होगा, जिससे कि हम ज़्यादा से ज़्यादा शेयरों पर चर्चा कर सके। बैंकिंग सेक्टर, धनलक्ष्मी बैंक, इस शेयर में देखिए इस साल करीब 18% रिटर्न देखने को मिला है। कंपनी के एनपीए में जो है हमने देखा गिरावट देखने को मिल रहा है, क्रेडिट ग्रोथ में थोड़ा सुधार देखने को मिला है। साउथ इंडियन बैंक, नए एमडी की नियुक्ति हुई है, पद उन्होंने संभाला है, 26% का रिटर्न इस शेयर ने दिखाया है इस साल। और तीसरा यस बैंक, इसका निगेटिव रिटर्न रहा है। हालांकि कह सकते हैं ईयर टू डेट अगर एक साल का रिटर्न देखें तो मजबूती देखने को मिली, लेकिन इस साल ईयर टू डेट देखें तो रिटर्न निगेटिव देखने को मिला है। तीनों शेयर को आपने सुना अविनाश सर, साउथ इंडियन बैंक, यस बैंक, धनलक्ष्मी बैंक, क्या राय होगी आपकी? नहीं, मेरे ख्याल से देखिए तीनों बैंक्स लंबी अवधि के लिए काफी अच्छे हैं, लेकिन साउथ इंडियन बैंक और धनलक्ष्मी बैंक में हमको लग रहा है कि खरीदने के मौके अभी भी बनेंगे। साउथ इंडियन बैंक में हमको लग रहा है कि देखिए काफी समय के बाद अच्छा ट्रैक्शन इनके लोन बुक ग्रोथ में, इनके कासा डिपॉजिट्स में, प्लस ओवरऑल जो बैंकिंग के मैट्रिक्स है वहां पे देखने को मिला है। तो करीबन 29-30 का यहाँ पे टारगेट प्राइस आप मान के चल सकते हो साउथ इंडियन बैंक में। और धनलक्ष्मी बैंक में भी हमने देखा है कि ये बेसिकली साउथ बेस्ड बैंक है, इनका ज्यादातर नेटवर्क साउथ इंडिया में, लेकिन नंबर्स मेरे ख्याल से जून के क्वार्टर में काफी दमदार आ गए। तो यहाँ पे भी 27-28 का एक टारगेट प्राइस लेके यहाँ पे खरीदे। हालांकि स्टॉक थोड़ा चला है, लेकिन काफी लो प्राइस स्टॉक है और हमको लग रहा है कि आने वाले 2-3 क्वार्टर्स भी काफी मजबूत रहेंगे। रही बात येस बैंक के ऊपर, तो मनीष देखिए मुझे लग रहा है कि ये बैंक में बहुत नेगेटिव सरप्राइज लोगों को पास्ट में दिया है। इसको रिकवर करने में थोड़ा समय लगेगा। तो 16 रुपये अभी जो चल रहा है, मेरे ख्याल से अगले साल 1.5 साल का नजरिया है तो ही यहाँ पे होल्ड करे। फ्रेश खरीदारी अगर किसी को करनी है तो ये टाइम फ्रेम ध्यान में रखे, क्योंकि एटलीस्ट इन द वेरी नियर टर्म कोई बड़ा ट्रिगर येस बैंक में दिख नहीं रहा है। तो यस बैंक है तो होल्ड करने की सलाह, लेकिन धनलक्ष्मी बैंक जो है पसंद आता है अविनाश सर को, वो खरीदारी करके चल सकते हैं, मजबूती देखने को मिल सकती है। एक साल के नजरिए के हिसाब से आपको रखना है, खरीदारी करते हैं तो 28 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। राघवेंद्र, आपकी क्या राय होगी तीनों बैंक शेयरों पे? मनीष जी, ओवरऑल इस क्वार्टर के अगर रिजल्ट देखे तो प्राइवेट सेक्टर बैंक, स्पेशली जो मिड कैप स्मॉल कैप स्पेस में थे, जिनमें धनलक्ष्मी बैंक, साउथ इंडियन बैंक आता है, उनमें नेट इंटरेस्ट मार्जिन काफी अच्छा इजाफा हुआ है, अराउंड 30 to 40% का इजाफा हुआ है। और ओवरऑल इनकी जो लोन ग्रोथ बुक है काफी अच्छी रही है, प्रोविजनिंग काफी कम रही है। तो एक जो पूरा वर्स्ट इज ओवर कहते हैं, जो बुरा समय बीत गया है प्राइवेट सेक्टर बैंक्स के लिए, वो एक डेफिनेटली हमें लगता है एक सर्टेनिटी उस पॉइंट पर लगती है। और इसके कारण ये छोटे जो बैंक्स हैं, स्मॉल कैप बैंक्स हैं, ये एक टेक ओवर कैंडिडेट भी बनते हैं। तो एक ये वाला भी अपसाइड ट्रिगर पॉसिबल है धनलक्ष्मी बैंक में, साउथ इंडियन बैंक में। हाँ, इसके अलावा भी अगर आपको सेपरेटली इन स्टॉक्स को देखना है तो एक स्लो एंड स्टेडी ग्रोथ रहेगी। इंडिया मूविंग टू अ $5 ट्रिलियन इकोनॉमी, मूविंग फ्रॉम अ डेवलपिंग कंट्री टू अ डेवलप्ड कंट्री, इनके चलते एक बैंकिंग सेक्टर में बहुत बड़ा अपसाइड आएगा और ये बैंक्स उसमें पार्टिसिपेट करेंगे। तो साउथ इंडियन बैंक, धनलक्ष्मी बैंक ले सकते हैं। यस बैंक अभी हम वेट एंड वॉच पर रखेंगे, टू अर्ली कि इतने जल्दी अभी नहीं देखेंगे। काफी कंपनी में स्ट्रक्चरल चेंजेस होने चाहिए, जो कि 2-3 क्वार्टर्स और वेट करेंगे।
ये आते हुए साउथ इंडियन बैंक खरीदारी करने की सलाह, 27 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। धनलक्ष्मी बैंक भी पसंद आ रहा है। अब एक शेयर और देखिए, ये मैं इसलिए और इस पर थोड़ा अच्छे से बताइएगा सर, अविनाश सर। आलोक इंडस्ट्रीज़, एक ज़माने में मुझे याद है कि ये शेयर जो है 10 रुपये के नीचे ट्रेड करता था, चलता नहीं था, लेकिन वापस से इस शेयर में कई सारी स्टोरी आई, उसकी दम पे इस शेयर में एक अच्छी मजबूती देखने को मिली। टेक्सटाइल सेक्टर से जुड़ी कंपनियाँ हैं, अब तो ये ऑनलाइन भी अपने प्रोडक्ट बेच रही हैं। क्या राय होगी आलोक इंडस्ट्रीज़ पे? इस साल बहुत अच्छा रिटर्न देखने को तो नहीं मिला है, आपको लगता है कि किसी के पास है तो इसको होल्ड करे या स्विच कर जाए? अभी आप कई सारे शेयरों पर चर्चा हुई, उसमें किसी पे? बिल्कुल, देखिए आलोक इंडस्ट्रीज़ अभी रिलायंस ग्रुप कंपनी बनी है मनीष, डेफ़िनेटली आउटलुक तो काफ़ी पॉज़िटिव है, लेकिन अभी भी जो ट्रेंड है प्रॉफ़िटेबिलिटी का, वो काफ़ी दबाव में है। तो मेरे ख़्याल से देखिए इस लेवल पे अभी इमीडिएटली इन्वेस्ट ना करें, क्योंकि मुझे लग रहा है कि शायद और 1-2 क्वार्टर्स कंपनी प्रॉफ़िटेबिलिटी दिखाएगी, नहीं दिखाएगी, ये कहना मुश्किल है। मेरे ख़्याल से उसके बजाय कोई दूसरे अगर टेक्सटाइल कंपनी में आप निवेश करते हो, जैसे कि अरविंद है, अरविंद फैशंस है, यहाँ पे मुझे लग रहा है कि अच्छी खासी कमाई होगी। देखिए अल्टीमेटली रिस्क रिवॉर्ड और ग्रोथ पोटेंशियल देख के ही हम पैसा लगाते हैं। तो आलोक में मैं पैसा इस लेवल पे लगाऊँगा नहीं, थोड़ा-सा इंतज़ार करूँगा और स्विच के लिए अरविंद या अरविंद एक्सपोर्ट्स में निवेश करने के मौके आपको ढूँढने चाहिए। तो ये राय आते हुए सीधे तौर पे आलोक इंडस्ट्रीज़ में कि अभी के लिए शेयर में अवॉइड किया। राघवेंद्र, आप भी इसी राय से साथ जाएंगे या आपकी राय अलग है? मनीष जी, हमें लगता है आलोक इंडस्ट्रीज टू अप टू फास्ट हुआ है, काफी वोलेटाइल स्टॉक है और टेक्सटाइल सेक्टर में थोड़े बेटर स्टॉक्स अवेलेबल हैं जो प्रोडक्शन स्पेस में है, जैसे कि वर्धमान टेक्सटाइल है, या अगर फिनिश प्रोडक्ट्स में देखेंगे तो ट्राइडेंट है। तो ये स्टॉक्स थोड़े बेटर रहेंगे। इस इस लेवल पर आलोक इंडस्ट्रीज को हम बाय नहीं करेंगे, क्योंकि इसमें एक ओवरबॉट का जो फॉर्मेशन होता है या थोड़ा करेक्शन पॉसिबल है, स्टॉक काफी वोलेटाइल है। इन लेवल पर हम अवॉइड करेंगे आलोक इंडस्ट्रीज को। तो ये राय आते हुए आलोक इंडस्ट्री के बारे में। अगला जो शेयर है हैथवे केबल है, जिस पे कि मैं बात करना चाहता हूँ। इस शेयर ने इस साल कोई रिटर्न दिया नहीं है, खास नेगेटिव रिटर्न है 4% का। जब हम देख रहे हैं कि तमाम मिड कैप और स्मॉल कैप शेयरों में एक शानदार रैली देखने को मिली है, हालांकि इसका भाव जो है 25 से अभी भी काफ़ी नीचे है। क्या इस शेयर पे आपको लगता है कि खरीदारी करनी चाहिए? चूँकि रिटर्न नहीं दिया तो यहाँ से एक अच्छी तेजी देखने को मिल सकती है। अविनाश सर, हैथवे केबल पर को लेकर आप क्या नज़र रखते हैं? देखिए, पहली बात तो मनीष, हाथवे केबल भी रिलायंस ग्रुप कंपनी है, डिजिटल केबल के कारोबार में काम करती है और मैं बैलेंस शीट देख रहा था, 23 के लिए ये बिल्कुल कर्जा मुक्त है और मुझे लग रहा है कि जिस प्रकार के नंबर्स इन्होंने पिछले साल के लिए रिकॉर्ड किए हैं, पहले क्वार्टर भी काफ़ी अच्छा है। तो यहाँ कहीं न कहीं मुझे लग रहा है एक वैल्यू प्रोपोज़िशन बन सकता है। ₹16 में तो मेरे ख्याल से स्टॉक पूरी तरह से बॉटम आउट हो चुका है। अगर नज़रिया कम से कम नेक्स्ट 12 मंथ्स का देखें और ये कंपनी इस तरीके से ही स्टेडी प्रोग्रेस करे, तो 21, 20, 22 का एक टारगेट प्राइस पॉसिबल लग रहा है। हालाँकि ये स्लो मूवर है, लेकिन अच्छे वैल्यूएशंस पे अभी मिल रहा है, तो डेफिनिटली इसमें अच्छी खासी रिस्क रिवॉर्ड आपको करंट लेवल पे मिल सकती है। खरीदारी करने की सलाह हैथवे केबल, इसलिए अविनाश साहब मैंने दोनों शेयर लिए, चूँकि रिलायंस ग्रुप से जुड़ी हुई कंपनी थी, बहुत अच्छा रिटर्न देखने को नहीं मिला था और कई दर्शक ये जानना चाह रहे थे कि क्या करना चाहिए इन शेयरों में, 25 रुपये से कम का है तो क्या खरीदना चाहिए कि नहीं। तो हैथवे केबल आप खरीद करके चल सकते हैं, 22 रुपये का लक्ष्य देखने को मिल सकता है 1 साल के नज़रिए से। राघवेंद्र, आपकी क्या राय होगी? हैथवे केबल्स में जो डिजिटल थ्रस्ट वो लोग दे रहे हैं, डिजिटल स्पेस में जो फोकस कर रहे हैं, वो उसके लिए एक टर्न अराउंड बन सकता है। स्टॉक अभी तक अंडर परफॉर्म किया है, तो एक कैचअप प्ले भी बनता है। तो अगर कोई इन्वेस्टर ये ऑलरेडी होल्ड कर रहा है तो उसे कंटिन्यू करना चाहिए। इसका टारगेट हमारे ख्याल से 21 का आएगा, 21 रुपए का आएगा, जो कि 25-26% अपसाइड है। तो एक आउट परफॉर्मेंस यहाँ से बनता है हैथवे केबल में, एक भूमिका बन गई है और यहाँ से स्टॉक अगले 1 साल में 21 के टारगेट पे आ सकता है, जो कि 25-26% अपसाइड रहेगी। सो यू कैन फ्रेश बाय आल्सो हैथवे केबल एट करंट लेवल्स। तो हैथवे केबल खरीदारी करने की सलाह इनकी तरफ राघवेंद्र की तरफ से 20 रुपये तक का लक्ष्य वो मान के चलें। अब एक शेयर की बात करते हैं, उसका नाम बेहद दिलचस्प है, मिष्ठान फूड। इस शेयर का रिटर्न देखें इस साल काफ़ी बेहतर देखने को मिला है, करीब 44% के आसपास का रिटर्न इस साल, 33% का रिटर्न इसने इस साल दिया है। 12 रुपये का केवल भाव है। कंपनी ने जो है हाल में एक इथेनॉल प्लांट लगाने के लिए MOU साइन किया है। अविनाश सर, क्या राय होगी? अभी तक जितने शेयरों की हमने चर्चा की उसमें कह सकते हैं कि एक शेयर जिसका दाम सबसे कम है और नाम बड़ा दिलचस्प है, मिष्ठान फूड पसंद है क्या? इसको लेना चाहिए? नहीं, बिल्कुल नहीं। इनफैक्ट मनीष देखिए, ये कंपनी 20-22 रुपए से अभी 12 रुपए हो चुकी है और इस कंपनी का मैं
फाइनेंशियल्स देख रहा था, पिछले 3 साल से कंपनी कोई भी ऑपरेटिंग कैश फ्लो नहीं बनाती। जैसे मैंने आपके चैनल पे कहा है कि देखिए सिर्फ़ प्रॉफिट आफ्टर टैक्स देख के कोई मतलब नहीं होता। कंपनी कैश फ्लो जनरेट नहीं करती तो कुछ मतलब नहीं। और दूसरी बात, इनका कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी 50 करोड़ है। ये एथेनॉल फैसिलिटी लगा रहे हैं जहाँ पे कम से कम 400-500 करोड़ का निवेश इनको लगेगा। तो वापस कंपनी कर्जा उठाने की डेफिनिटली स्कोप रखेगी। तो यहाँ पे मुझे लग रहा है कि इतना बड़ा एक्सपेंशन जब कंपनी ने अनाउंस किया है तो और भी शायद इक्विटी डाइल्यूशन हो सकता है। तो मेरे ख्याल से काफ़ी दूसरे अच्छे विकल्प हैं जो हमने अभी आपके शो पे बताएँ, तो वहाँ पे पैसा लगाएँ, क्योंकि ऐसे सिर्फ़ लो प्राइस शेयर देख के निवेश करना ये शायद ठीक स्ट्रैटेजी नहीं है। तो मैं इसको अवॉइड करूँगा। तो मिष्ठान फूड्स नाम पे मत जाइए, अवॉइड करने की सीधे तौर पे ये सलाह है। और शेयर में हमने देखा भी कि लगातार गिरावट देखने को मिली है कई सत्रों से, और अविनाश सर को ये शेयर पसंद बिल्कुल नहीं आ रहा है। आपकी क्या राय होगी राघवेंद्र मिष्ठान फूड पे? मनीष जी, हमें लगता है कि जो मैनेजमेंट बैंडविड्थ का एक कंसर्न होता है, मैनेजमेंट ने काफी सारी चीजें स्टार्ट कर ली है और कोई एक चीज पर प्रॉफिटेबिलिटी नहीं हो रही है, एक चीज पे फोकस नहीं हो रहा है, और वही उनको थोड़ा सा स्टॉक प्राइस को ड्रैग कर रहा है। ये एक मिष्ठान फूड्स एक क्लासिक केस बन रहा है इसमें। तो कंपनी ने बातें बहुत एक्सपेंशन की करी है, बट अभी इस प्राइस पर हम वेट एंड वॉच रखेंगे। अगले 2 से 3 क्वार्टर तक, 6 से 9 महीने तक इसका एग्जीक्यूशन क्या होता है, कथनी और करनी में कितना फर्क होता है, वो देखेंगे और उसके बाद एक डिसीजन लेंगे। बट करंट प्राइस पर इट इज अ वेट एंड वॉच, अवॉइड। तौर पे तो दोनों जानकारों ने जो है मिष्ठान फूड पे अवॉइड करने की सलाह दी है। अब थोड़ा आईटी स्टॉक्स को लेकर बात करते हैं, इन्फीबीम की बात करेंगे। इस साल इस शेयर में कोई रिटर्न खास देखने को नहीं मिला, 10% नेगेटिव रिटर्न दिया है, लेकिन इस शेयर पे काफ़ी कई दर्शकों ने सवाल पूछे, उनके पोर्टफोलियो में भी हैं, और कह सकते हैं कि लगातार ये शेयर है जो अंडर परफॉर्म किया अगर बीते कई सालों का के लिहाज से देखें तो। अविनाश सर, सीधे तौर पे इसमें राय बताइएगा, सख्त तौर पे, कि किसी के पास है तो निकल जाए, क्योंकि शेयर तो रिटर्न दे ही नहीं रहा है। देखिए, पहली बात तो इन्फीबीम जो कंपनी है वो बेसिकली अभी एक फिनटेक प्लेयर है। देखिए, अगर आप इसको दूसरे बड़े प्लेयर से कंपेयर करें, तो जैसे कि पेटीएम है, साइज़ बहुत छोटी है और लगातार हम देख रहे हैं कि नतीजे नंबर आने के बावजूद मार्केट्स को ये नंबर्स का अट्रैक्टिव नहीं लग रहे हैं। स्टॉक का वैल्यूएशन जो है वही का वही है। तो मेरे ख्याल से देखिए, काफ़ी समय से अंडर परफॉर्मेंस अगर कर रहा है तो मेरे ख्याल से आपको कोई दूसरे काउंटर में शिफ्ट करना चाहिए, क्योंकि अल्टीमेटली फिनटेक स्पेस में साइज और स्केलेबिलिटी इंपॉर्टेंट है। हमको लग रहा है कि मार्केट्स को शायद स्केलेबिलिटी का इशू लग रहा है, इसीलिए स्टॉक में कोई बड़ी आउट परफॉर्मेंस नहीं रही है। कंपनी बिल्कुल कर्जा मुक्त है, कंपनी के नंबर्स अच्छे हैं, लेकिन फिर भी स्टॉक चल नहीं रहा है। तो मेरे ख्याल से दूसरे कोई फिनटेक कंपनीज में अगर आप निवेश करें तो अच्छा रिस्क रिवॉर्ड मिलेगा। मैं इसको इस प्राइस पे नहीं खरीदूंगा। तो सीधे तौर पे इन्फीबीम को नहीं खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं, इससे दूर रहने की सलाह नेगेटिव रिटर्न देखने को मिला इस साल। आपकी क्या राय होगी राघवेंद्र इन्फीबीम पे? इन्फीबीम एवेन्यूज पे हम करंट लेवल पे अवॉइड करेंगे। ओवरऑल ये सेक्टर काफी हिटेड अप रहा था, इट वाज अ फैंसी ऑफ इन्वेस्टर्स, काफी फिनटेक ये स्टोरी काफी चली थी। उसके बावजूद भी अगर इन्फीबीम एवेन्यूज नहीं स्टॉक चल पाया है तो कुछ इसमें बैलेंस शीट लेवल पर एक थरो एनालिसिस करनी पड़ेगी, और 2-3 क्वार्टर्स पे अगर इसकी प्रॉफिटेबिलिटी, सेल्स तो अच्छे आ रहे हैं बट प्रॉफिटेबिलिटी कैसी होगी, जो कि एक नया पैरामीटर है फ्रेश मनी करने के लिए। तो इस लेवल, इस कारण से हम इन्फीबीम एवेन्यूज को ये लेवल्स पर अवॉइड करेंगे। प्रॉफिटेबिलिटी अच्छी नहीं है, सेल्स बढ़ रहे हैं, इसके लिए इन्फीबीम एवेन्यूज यहाँ पर हम फ्रेश इन्वेस्टमेंट के लिए रिकमेंड नहीं करेंगे। पे इन्फीबीम में अवॉइड करने की सलाह। मिष्ठान फूड भी एक शेयर था जिसके बारे में उन्होंने कहा, दोनों गेस्ट ने, कि इन दोनों शेयर को आप अवॉइड करके चलिए। आखिरी शेयर होगा जिसमें मैं जानना चाहता हूँ स्पीक। इस साल इस शेयर में करीब 44% का रिटर्न देखने को मिला। मजबूत ऑर्डर बुक है, 1143 करोड़ का ऑर्डर बुक है, और अब ये खबर आ रही है कि कंपनी को मिडिल ईस्ट से भी कुछ बड़े ऑर्डर्स मिलने की संभावना है। क्या 44% रिटर्न के बावजूद अभी शेयर 14 रुपये के आसपास ट्रेड कर रहा है? अगले एक साल के नज़रिए से किसी को खरीदना हो, चूँकि 25 रुपये तक बात जब भाव पहुंचेगा तो करीब 70-80% का रिटर्न आ चुका होगा, खरीदने की सलाह आप देंगे क्या आप अविनाश? नहीं, बिल्कुल। देखिए, मैं नंबर देख रहा था, इस कंपनी का नाम श्रीराम ईपीसी है और मुझे लग रहा है कि देखिए जिस प्रकार का परफॉर्मेंस इन्होंने पिछले साल दिखाया था, फर्स्ट क्वार्टर में दिखाया, और जिस प्रकार की ऑर्डर बुक है मनीष, मुझे लग रहा है कि आने वाला साल दैट इज FY 24 भी इनके लिए काफ़ी अच्छा रहेगा। हमको लग रहा है कि 19-20 रुपया टारगेट प्राइस कंफर्टेबली पॉसिबल है अगर कोई 12-15 महीने का व्यू लेता है, क्योंकि इस लेवल से तो रिस्क रिवॉर्ड बहुत ही अच्छा लग रहा है। काफ़ी अट्रैक्टिव लेवल पे स्टॉक है। हालाँकि आपने कहा कि 44% बढ़ा है, बट अगर आने वाला साल की ऑर्डर बुक और एग्जीक्यूशन देखें तो 19-20 रुपए के लिए इसमें एक छोटी पोजीशंस आप बना सकते हो। तो स्पीक पे
सीधे तौर पे अविनाश सर को पसंद है, 1 साल के नज़रिए से 20 रुपये के टारगेट साथ खरीदारी करके चल सकते हैं, अभी 14 रुपये के आसपास का इसका भाव है। राघवेंद्र, आपकी क्या राय होगी? एससीपीसी में मनीष जी पिछले जून क्वार्टर 2022 का अगर जून क्वार्टर देखेंगे तो लॉस था, और इस साल का जून क्वार्टर देखेंगे तो प्रॉफिट था। क्रेडिट रेटिंग एजेंसीज ने एक स्टेबल आउटलुक दिया है, रेटिंग दी है BBB माइनस की, जो कि काफी कंफर्टिंग है। कंपनी ने अभी 50 करोड़ रुपए रेस करने का भी प्लान डिक्लेयर किया है, तो इससे मालूम पड़ता है कि इसकी ओवरऑल क्रेडिट रेटिंग ठीक है। यहाँ से स्टॉक ऑलरेडी परफॉर्म किया है पिछले 1 साल में, बट एक स्लो एंड स्टेडी अपटिक चलती रहेगी स्टॉक में। ग्रुप का काफी अच्छा तजुर्बा रहा है, तो ये स्टॉक आप ये लेवल पे भी बाय कर सकते हैं, और एक आउट परफॉर्मेंस टू द मार्केट, आउट परफॉर्मेंस टू द इंडस्ट्री आ सकता है। एससीपीसी इस लेवल पर हम फ्रेश बाइंग के लिए भी रिकमेंड करेंगे। एससीपीसी खरीदारी करने से अलावा यहाँ से भी मजबूती देखने को मिल सकता है, ऐसा राघवेंद्र मान रहे हैं। और अविनाश सर का भी कहना है कि इस शेयर को आप खरीदारी करके चल सकते हैं, 20 रुपये तक का लक्ष्य देखने को मिल सकता है। अविनाश सर और विवेक, आपका शुक्रिया। थोड़ा काम मुश्किल था 25 रुपये के शेयरों पर चर्चा करना, जिन्हें इसकी चर्चा कम होती है, लेकिन आजकल रिटेल निवेशक जो है थोड़े सस्ते शेयर जानना चाहते हैं, क्योंकि बाजार में बहुत अच्छी तेज़ी देखने को मिली है। बीते आधे घंटे में तमाम शेयरों पर चर्चा की, इसके लिए शुक्रिया आपका। तो हमने आज मिड कैप कह सकते हैं कि आज जो हमने मिड कैप नहीं, ऐसे स्मॉल कैप या छोटे शेयरों की बात की जो 25 रुपये से कम थे, और जिसमें कई सारे शेयरों पे हमारे जानकारों को लगता है कि मजबूती देखने को मिल सकती है, और वो खरीदारी करने की सलाह दे रहे हैं। आप ये पूरा शो यूट्यूब पे भी जाकर देख सकते हैं, वहाँ टारगेट, स्टॉप लॉस टारगेट भी आपको मिल जाएंगे, और किन शेयरों पे क्या रहा है ये भी आपको पता चल जाएगा। तब तक के लिए मुझे दीजिए इजाज़त, नमस्कार।